गुरु आशु जी चैनल पर मैं आपका दोस्त आशुतोष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हैप्पी मदर्स डे। आज मदर्स डे है। मई के द्वितीय रविवार को संपूर्ण विश्व में मदर्स डे के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। तो आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। अपनी मम्मी को गुस्सा नहीं दिलाएं, थोड़ा थोड़ा काम में मदद करें और अपना अध्ययन जारी रखें। तो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लेसन 2 मानव तंत्र ह्यूमन सिस्टम के बारे में। ह्यूमन सिस्टम में हमने पढ़ लिया था पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र। उसकी ही अगली कड़ी के अंदर हम पढ़ रहे हैं उत्सर्जन तंत्र। कल मैंने आपको बताया था कि सभी के सभी जो हमारे शरीर के तंत्र हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर या जीव जंतुओं का शरीर जो मैमल्स हैं या जो भी हैं उनका अंग तंत्र इस तरह का शारीरिक संगठन पाया जाता है। तो ये अंग तंत्र स्तर के शारीरिक संगठन के कारण इनके अंदर तंत्र पाए जाते हैं। हमने देखा कि मनुष्य के अंदर पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, तंत्रिका तंत्र आदि तंत्र पाए जाते हैं। तो उसी कड़ी के अंदर हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे थे। कल हमने पढ़ा था उत्सर्जन तंत्र में हमने देखा उत्सर्जन की परिभाषा कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे उत्सर्जन कहते हैं और ये उत्सर्जन तंत्र के द्वारा कार्य किया जाता है। कल हमने ये भी देखा था कि हम चाहें या न चाहें हमारे शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ बनते रहते हैं या बाहर से आते रहते हैं। उनका निरावेशीकरण करके उनको उत्सर्जित किया जाता है। हमने आगे देखा कि उपापचयी क्रियाओं द्वारा कोशिकाओं के कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। सबसे पहले हमने देखा अमोनिया। अमोनिया जो है हम देख रहे थे कि प्रोटीन जो है मनुष्य या किसी भी सजीव का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होती है, क्योंकि इसको संग्रहित नहीं किया जाता। वसा को संग्रहित किया जाता है, ग्लूकोज को संग्रहित किया जाता है, लेकिन प्रोटीन को हमारे शरीर के अंदर संग्रहित नहीं किया जाता। पाचन तंत्र के द्वारा वसा, ग्लूकोज, प्रोटीन को उनके छोटे अणुओं में अपघटित कर दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में। अब जो अतिरिक्त एमिनो अम्ल होते हैं, वसा और ग्लूकोज थोड़ी थोड़ी संग्रहित हो जाती है और ऊर्जा बनाने के काम आ जाती है, लेकिन जो एमिनो अम्ल है वो हमारे शरीर की मरम्मत और निर्माण में काम आते हैं, लेकिन अतिरिक्त होने पर संग्रहित नहीं होते और उत्सर्जन तंत्र द्वारा डायरेक्ट एमिनो अम्ल के रूप में भी त्यागे नहीं जाते। उस प्रक्रिया को सरल तरीके से करने के लिए वो एमिनो अम्ल चले जाते हैं यकृत में, हमारे शरीर के दाईं तरफ। मैंने आपको पाचन तंत्र में बताया था कि हमारे मध्य पट के नीचे यानी डायफ्राम के नीचे राइट साइड में शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसे हम कहते हैं यकृत। वो यकृत जो है वो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि जो भी जहरीली वस्तु होती है उनका निरावेशीकरण करता है। वो हमारे शरीर में जल के द्वारा भी जहरीले पदार्थ जाते हैं अंदर, चाहे हम भोजन ग्रहण करें या नहीं करें कोई बाहर से, लेकिन पानी पिएंगे तो पानी के साथ जहरीले पदार्थ जाएंगे, तो उनका निरावेशीकरण वो करता है। अब वो एमिनो अम्ल जाते हैं यकृत में। एमिनो अम्ल उनका विघटन करता है, बनती है अमोनिया गैस। अब ये अमोनिया गैस कौन कौन उत्सर्जित करते हैं? कल हमने देखे थे कि जलीय जीव और कुछ कीट उत्सर्जित करते हैं। ये उपास्थल मछलियां उत्सर्जित करती है अमोनिया गैस, क्योंकि इसके लिए जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। वो 500 ml जल याद होगा आपको। उसके बाद में अमोनिया जो बनती है, उस अमोनिया में वो जीव आ गई। हमारे शरीर में भी सबसे पहले एमिनो अम्ल के अपघटन से अमोनिया बनती है। अमोनिया को फिर यूरिया में यकृत के द्वारा बदला जाता है। यूरिया में यकृत के द्वारा इसलिए बदला जाता है क्योंकि ये कम हानिकारक होती है अमोनिया से, कम जहरीली होती है और उत्सर्जन करने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। फिर यूरिया के बाद में हमने देखा कि यूरिया और फिर यूरिक अम्ल में जो कम पानी की जगह में रहते हैं या रेगिस्तान में रहते हैं
उन जीवों के अंदर यूरिया को आगे यूरिक अम्ल में बदल दिया जाता है। आपको याद होगा 50 से 100 ml रक्त की आवश्यकता होती है, 50 से 100 ml जल की आवश्यकता होती है इसको त्यागने के लिए। तो इस प्रकार यूरिक अम्ल बन गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और हमारे शरीर के बहुत से लवण, स्टेरॉइड, हार्मोन वगैरह उत्सर्जी पदार्थों में आते हैं, वो हम आगे देखेंगे। हम उसके बाद में हमने देखा कि हमारे शरीर के अंदर उत्सर्जन तंत्र, ये उत्सर्जन तंत्र होता है। उत्सर्जन तंत्र में हमने ये देखा था कि ये हमारा राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। राइट साइड में राइट किडनी और लेफ्ट साइड में लेफ्ट किडनी, ये मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ठीक, ये जो है पश्च महाशिरा और पश्च महाधमनी है ये। ठीक है, अब हम आगे हमने वृक्क की आंतरिक संरचना को भी देख लिया था। वृक्क की आंतरिक संरचना है किडनी, सेम के बीज के जैसी होती है। इसके ऊपर आवरण पाया जाता है जो इसको सुरक्षा प्रदान करता है हमारे शरीर को। हमारे शरीर के धक्के बहुत लगते तो उनसे इसको सुरक्षा प्रदान करता है, इसको आकार प्रदान करता है। फिर हमने देखा कि वृक्क जो है वो दो भागों से बना होता है। एक कॉर्टेक्स होता है, बीज के जो भाग होते हैं ये जो बीज के भाग होते हैं ये कॉर्टेक्स कहलाते हैं, और ये जो गोल पिरामिड नुमा संरचनाएं पाई जाती है ये सब मेडुला कहलाती हैं। इसी रक्त के अंदर अशुद्ध रक्त लेके, आपने कल गौर किया होगा कि अशुद्ध रक्त लेके कौन इसके अंदर जाती है? धमनी। वैसे संपूर्ण शरीर में अशुद्ध रक्त बोलते हैं हम तो उस रक्त को कहते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, लेकिन यहां अशुद्ध रक्त हम उस रक्त को कहेंगे जिसके अंदर यूरिया होगी। यानी इस अशुद्ध रक्त के अंदर ऑक्सीजन भी है और यूरिया भी है। ऑक्सीजन तो इसके कार्य के काम आ जाएगी कोशिकाओं के, लेकिन यूरिया जो है, यूरिया को ये छानने का कार्य करता है। शुद्ध रक्त पूरे शरीर के अंदर, शुद्ध रक्त हम जानते हैं कि धमनी के अंदर रहता है, यानी पूरे शरीर में अशुद्ध रक्त रहता है सीरा में, लेकिन शुद्ध रक्त रहता है धमनी के अंदर। लेकिन यहाँ जो उल्टा है, किडनी से जो बाहर निकलेगी उस सीरा के अंदर शुद्ध रक्त होगा। यानी शुद्ध रक्त के अंदर कौन नहीं होगा? तो शुद्ध रक्त के अंदर ये यूरिया जो है ना वो नहीं होगी, क्योंकि यूरिया पूरी छन गई। लेकिन शुद्ध रक्त के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जरूर होगी, क्योंकि उपापचयी क्रियाएं तो किडनी की कोशिकाओं में भी होती है। ठीक, अब आगे हम देखते हैं तो यहाँ इसके कीपाकार संरचना पाई जाती है, इसको कहते हैं पेल्विस, और ये जो भाग पाया जाता है इसको कहते हैं हाइलम। ठीक, अब ये पेल्विस जो है, इस पेल्विस में थोड़ी यहाँ पे ब्लड ये मतलब मूत्र संग्रहित होता है थोड़ा थोड़ा, फिर यहाँ मूत्रवाहिनी के द्वारा ये जाता है और यहाँ मूत्राशय में संग्रहित हो जाता है। फिर हमने आगे देखा था कि ये वृक्क की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई थी, वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कल हमने देखी थी नेफ्रॉन, वृक्काणु। क्या कहते हैं उसको? वृक्काणु। इस वृक्काणु की संरचना में हमने देखा कि इसके आगे वाले प्यालेनुमा भाग को, हमारे हाथ के जैसी संरचना होती है लगभग, ये आगे वाले प्यालेनुमा भाग को कहते हैं बोमन संपुट। क्या कहते हैं? बोमन संपुट। फिर इसके अंदर जो अभी यहाँ धमनी अशुद्ध रक्त लेके आई थी, वो अशुद्ध रक्त लेके आने वाली धमनी छोटी छोटी केशिकाओं में बदल जाती है। तो ये हर एक वृक्काणु, मैंने आपको बताया था लाखों की संख्या में वृक्काणु होते हैं इस एक किडनी के अंदर। एक किडनी के अंदर लाखों की संख्या में वृक्काणु होते हैं, और ये एक वृक्काणु की संरचना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो वो धमनी आई थी वो धमनी छोटी छोटी केशिकाओं में बदल जाती है। तो इस वृक्काणु के अंदर प्रवेश करने वाली जो धमनी है वो व्यास में मोटी होती है, वो व्यास में मोटी होती है, और यहाँ प्रवेश करने के बाद में वो एक गुच्छ बना लेती है। इस गुच्छ को हमने नाम दिया था ग्लोमेरुलस। इस गुच्छ को हमने क्या नाम दिया था? ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब जो निकलने वाली अपवाही धमनी या अपवाही सिरा जो है उसका व्यास होता है कम, यानी छोटा होता है। तो कल हमने देखा था कि अगर बड़े ट्यूबवेल के पाइप में अगर हम पानी डाल रहे हैं और उसके आगे छोटा पाइप अगर हम लगा देते हैं तो छोटे पाइप में प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण से वो पाइप फट सकता है। लेकिन यहाँ एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, देखते हैं हम। इसको कह दिया। फिर ये जो है ये कुंडलित भाग था, इतने भाग को कहते हैं कुंडलित भाग, जिसमें इसको समीपस्थ कुंडली, इसको हैले लोब, और इसको दूरस्थ कुंडली, और इसको संग्राहक नलिका कहा। अब हम पढ़ेंगे मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया जो है वो एक बहुत दक्षता पूर्व
पूर्वक और सावधानी पूर्वक हमारे शरीर के इस वृक्क के द्वारा की जाती है। हमारे शरीर का वृक्क जो है बहुत दक्षता पूर्वक कार्य करता है, क्योंकि इसको ये बात ध्यान रखनी होती है कि हमारे शरीर से कोई आवश्यक पदार्थ बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब हमारे शरीर से कोई आवश्यक पदार्थ जो है वो बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आवश्यक पदार्थ अगर बाहर जाता है तो हमारे शरीर में उस पदार्थ की कमी हो जाती है। तो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा आप, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया कैसी होती है। तो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया जो है वो तीन भागों में होती है। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया तीन मतलब स्टेप होती है इसकी। पहली होती है निस्यंदन, दूसरी होती है अवशोषण और तीसरी होती है श्रवण। इन तीन स्टेप के अंदर हमारे शरीर के अंदर मूत्र निर्माण होता है, और ये तीनों प्रक्रियाएं इसलिए होती है ताकि हमारे शरीर से उपयोगी पदार्थ किसी भी हालात में शरीर से बाहर नहीं जाएं, क्योंकि उपयोगी पदार्थ अगर शरीर से बाहर जाते हैं तो हमारे शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक, अब हम देखते हैं अभिवाही धमनी और अपवाही धमनी को आपको विशेष प्रकार से समझना जरूरी है। यहां हम देखेंगे कि अभिवाही धमनी जो है उसका व्यास मोटा है और अपवाही धमनी जो है उसका व्यास कम है, पतला है। ठीक, तो उसके कारण से जब यहां से रक्त प्रवेश करता है तो वो एकदम आराम से प्रवेश करता है, लेकिन आने वाले रक्त और जाने वाले रक्त के बीच में व्यास में अंतर हो जाने के कारण यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यहाँ एक दबाव बन जाता है। जो दबाव बनने के कारण ये रक्त जो है वो यहाँ बहुत ज्यादा दबाव डालता है, जिससे आप सबको पता है कि हमारी जो मतलब ये रक्त नलिकाएं होती है, इनमें विसरण के द्वारा पदार्थ निकल सकते हैं बाहर। यहाँ पे विसरण के द्वारा पदार्थ निकल सकते हैं, इसमें छोटी छोटी छिद्र भी पाए जाते हैं जिनसे कुछ पदार्थ निकल सकते हैं। तो यहाँ पर रक्त जो है इस प्रेशर के कारण, इस दबाव के कारण छन जाता है, यहाँ पे चालनी के जैसा ये कार्य करती है, यहाँ पर दबाव के कारण छन जाता है। तो यहाँ पे द्रव जो है रक्त से छना हुआ द्रव वो इसमें आ जाता है, जिसको हम कह देते हैं परानिस्यंद। क्या कह देते हैं हम इसको? परानिस्यंद। ठीक है, ये परानिस्यंद जो है, अब आगे की प्रक्रिया पूरी प्रक्रिया परानिस्यंद की प्रक्रिया करने के बाद में ये रक्त तो आगे चला जाता है, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया इस नलिका के अंदर होती है, जिसको हमने नेफ्रॉन या वृक्काणु कहा है। ये परानिस्यंद आगे चलता है, समीपस्थ नलिका में आगे चलता है। तो समीपस्थ नलिका के अंदर आगे चलता है, तो उससे पहले हम देखते हैं कि इस परानिस्यंद का संगठन क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होता है, कि रक्त से क्या क्या चीज अलग हुई। तो इसमें हम देखते हैं मूत्र निर्माण के समय इस परानिस्यंद के अंदर कुछ मात्रा में ग्लूकोज, कुछ जरूरी प्रोटीन, कुछ एमिनो अम्ल और कुछ लवण और यूरिया, ये सब पदार्थ यहाँ पे परानिस्यंद में अलग हो जाते हैं। अब परानिस्यंद में अलग तो हो जाते हैं, लेकिन आप ये सारणी को ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलता है कि ये तो जरूरी चीजें अलग हो गई। अब इनका क्या? अगर ये मूत्र के साथ निकल जाएगी बाहर तो हमारे रक्त का संगठन ही बिगड़ जाएगा। तब ये ऑटोमेटिक इंटेलिजेंट शरीर है हमारा, ऑटोमेटिक इंटेलिजेंट। जैसे हम पढ़ते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैसे हमारे शरीर में भी ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस होती है। इस नली के अंदर ये परानिस्यंद आगे चलता है, तो परानिस्यंद आगे चलता है तो जो जरूरी शरीर के लिए आवश्यक चीजें हैं, जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन, एमिनो अम्ल, मैंने आपको बताया कि सीधे एमिनो अम्ल के रूप में कोई भी चीज उत्सर्जित नहीं होती हमारे शरीर से, वो यूरिया में बदल के ही उत्सर्जित होती है। फिर कुछ मात्रा में जो लवण है जो हमारे शरीर के काम के, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कोई आयन है, वो सब यहाँ अवशोषित होने लग जाते हैं। यानी यहाँ क्या क्या चीज अवशोषित होने लग जाती है? ग्लूकोज, प्रोटीन,
एमिनो अम्ल, और कुछ लवण, वो जो है वो यहां तक नलिका के अंदर अवशोषित हो जाते हैं, यानी यहां तक के नलिका के अंदर अवशोषित हो जाते हैं। अब आगे चलता है यही परानिषंद। अब इस परानिषंद की मात्रा कितनी होती है वो आप आश्चर्य करेंगे कि कितनी मात्रा प्रति मिनट होती है। हमारे शरीर के अंदर प्रति मिनट 1000 से 1200 ml प्रति मिनट। 1000 से 1200 ml का मतलब होता है कि 1 लीटर से लेकर 1 लीटर 200 मिलीलीटर तक का परानिषंद प्रति मिनट बनता है। तो इस प्रकार 1 मिनट में इतना बनता है, तो ये हमारे शरीर में अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, कभी रुकने वाली प्रक्रिया भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि इसको कोई विराम मिलता है। तो ये जो प्रक्रिया चलती रहती है, इस प्रकार ये चलता हुआ जब यहाँ परानिषंद पहुंचता है तो इस परानिषंद से उपयोगी ग्लूकोज, प्रोटीन, एमिनो अम्ल और कुछ मात्रा में लवण जो है या कोई आयन, सोडियम, पोटेशियम वो अवशोषित हो गए। उसके बाद में ये हेनले लूप में पहुंचता है। हेनले लूप का मुख्य कार्य होता है कि शरीर से जल का निष्कासन कम से कम हो, अति आवश्यक जल ही शरीर से बाहर जाए, एक्स्ट्रा जल शरीर से बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर अगला देखते हैं हम कि परानिषंद आगे पहुंचता है दूरस्थ नलिका के अंदर। तो दूरस्थ नलिका के अंदर और कुछ मतलब आयन जो हमारे शरीर के शारीरिक द्रव का या कोशिकीय द्रव का संतुलन बनाए रखने के लिए जो आवश्यक होते हैं, कोई यहाँ छन गए हैं, उनको अवशोषित करना है। और ये छनने के बाद में ब्लड में चले जाते हैं। और यहाँ जो फिर वो मतलब ये जो आ गया ये कहलाएगा यहाँ परानिषंद मूत्र। यहाँ आने के बाद में परानिषंद क्या कहलाएगा? मूत्र। लेकिन एक बात और, हमने निस्यंदन देख लिया, अवशोषण देख लिया, लेकिन तीसरी बात होती है श्रवण। ये श्रवण क्या है? जैसे मान लो कि यहाँ परानिषंद बना, परानिषंद में ग्लूकोज, प्रोटीन, एमिनो अम्ल, लवण, यूरिया सब उत्सर्जित हो गए, सब नहीं हुए, कुछ मात्रा में रक्त में रह जाते हैं। तो क्या करता है फिर रक्त जो है इन नेफ्रॉन के चारों तरफ एक जालिका नुमा संरचना बना, रक्त की नलियां जो है वो नेफ्रॉन की चारों तरफ जालिका नुमा संरचना बना लेती हैं। और इस जालिका नुमा संरचनाओं के द्वारा यानी रक्त वाहिनियों के द्वारा इस नेफ्रॉन के अंदर श्रवण किया जाता है। श्रवण किसका? कि कोई उत्सर्जित पदार्थ रक्त में बच गया है उसका, तो इस प्रकार उसको श्रवण कर दिया जाता है। और शुद्ध रक्त होकर यानी ये मूत्र बन गया, ये मूत्र संग्राहक नलिका के द्वारा कहाँ जाएगा? संग्राहक नलिका के द्वारा ये मूत्र वाहिनी में जाएगा, मूत्र वाहिनी से फिर मूत्राशय के अंदर चला जाएगा। और मूत्राशय में एक फैलने वाली संरचना होती है मूत्राशय। मूत्राशय एक फैलने वाली संरचना होने के कारण मूत्र इकट्ठा होता रहता है, तो ये बड़ा होता रहता है। और जब मूत्रण प्रतिवर्त क्रिया के द्वारा मस्तिष्क के द्वारा आदेश दिया जाता है तो अवरोधनी के द्वारा मूत्र को बाहर निष्कासन कर दिया जाता है। तो ये हमारे शरीर का उत्सर्जन तंत्र हो गया और मूत्र निर्माण और उत्सर्जन की प्रक्रिया हो गई। तो इस प्रकार हमने आज देखा कि अभिवाही धमनी आती है यहाँ पे, और यहाँ छनने की प्रक्रिया बनती है, परानिषंद बनता है, परानिषंद आगे चलता है तो इसमें उपयोगी पदार्थ अवशोषित होते हैं। अवशोषित होने के बाद में मूत्र का निर्माण हो जाता है। कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो रक्त में रह जाते हैं वो श्रवण के द्वारा इन नेफ्रॉन्स के अंदर छोड़ दिए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने उत्सर्जन तंत्र आज अपना कंप्लीट कर लिया। इसके आगे उत्सर्जन तंत्र के बाद में हम आएंगे जनन तंत्र में। जनन तंत्र जो है वो प्रकृति के प्रत्येक जीव के पास होता है। प्रत्येक जीव के लिए ये आवश्यक है, क्योंकि अपनी जाति और अपनी संतति को बनाए रखने के लिए जनन तंत्र पाया जाता है। आपने देखा होगा कि हर एक पेड़ बीज बनाता है, हर एक जीव बच्चे को पैदा करता है। तो इस तंत्र को हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। आज का अपना टॉपिक उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट हुआ। इसके बाद में उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट होने के बाद में हम देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर और भी उत्सर्जी अंग होते हैं। उत्सर्जी अंग और क्या होते हैं हमारे शरीर के अंदर? यकृत, फेफड़े, त्वचा। यकृत जो है वो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन और स्टीरोल्स का कुछ मतलब अतिरिक्त होने पर इनको छोटे आंत के द्वारा, मल के द्वारा बाहर त्याग देता है। फिर फेफड़े जो है, मैंने आपको बताया था, फेफड़े CO2 का उत्सर्जन करते हैं। हमारी त्वचा के द्वारा अतिरिक्त जल का, लवणों का उत्सर्जन किया जाता है।
तो इस प्रकार हमारे शरीर से बाहर उत्सर्जन करने के लिए हमारे पास अंग होते हैं, और उत्सर्जन एक अति आवश्यक प्रक्रिया होती है, क्योंकि अगर जहरीले पदार्थ शरीर के अंदर रह जाते हैं तो फिर वो शरीर को संपूर्ण रूप से डिसॉल्व करना या खराब करना शुरू कर देते हैं, शरीर में बीमारियां शुरू कर देते हैं। तो हमारे शरीर से जहरीले पदार्थों को निकालने के लिए उत्सर्जन तंत्र है, और इस उत्सर्जन तंत्र को शुद्ध स्वच्छ रखने के लिए हमें अधिक से अधिक जल समय समय पर ग्रहण करना चाहिए। इस आज अपना ये जो उत्सर्जन तंत्र है, उत्सर्जन अंग सभी कंप्लीट होते हैं। और अगर आपको मैं समझाने में ये सक्षम हुआ हूं तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं आपको नहीं समझा पाया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये आपके समझ में आया है और इजी वे में अगर मैंने समझाया है तो आप इसको शेयर करके अपने अन्य साथियों को लाभ प्रदान कर सकते हैं। और मेरे वीडियो आपको अनवरत रूप से निर्विघ्न रूप से प्राप्त होते रहें, इसके लिए आप सब्सक्राइब ऑल कर सकते हैं इस यूट्यूब चैनल जीएस गुरु आशु जी को, जिससे मेरे वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। भविष्य में मैं प्रतियोगी परीक्षाओं के और अकादमिक परीक्षाओं के वीडियो लगातार बनाता रहूंगा। रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान से संबंधित, और कभी जीके से संबंधित वीडियो भी, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब ऑल कर सकते हैं। और आज का मेरा यही संदेश है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।